तो चलिए स्वागत करते हैं ऐसे ही तमिंदा सितारे के, जिसने अपनी मेहनत और कामयाबी से नए अध्याय लिखे हैं। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक। हमें सबको पता है कि आपने पान सिंह तोमर, वेलकम बैक और आई एम कलाम जैसी मूवीज़ में संगीत दिया है, गाना गाया है, लेकिन साथ ही आप एक बहुत ही पैशनेट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट भी हैं। इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई जहाँ पे आपका पैशन और आपका प्रोफेशन अलग है, बट फिर भी आप इतने पैशनेट हैं वाइल्ड लाइफ को लेके? शुरू से ही मुझे लगता है कि कुदरती तौर पे मेरे अंदर दो ही बातें थी जी। या तो संगीत और फिल्में जो मेरा पेशा बना, और दूसरी बात विच वाज एट पार वो थी कुदरत और खासकर जंगली जीव संरक्षण। तो ये दोनों पैरेलल ट्रैक्स थे जो बचपन से ही चलते रहे। मैंने करियर की शुरुआत की एज अ टेलीविज़न कंपोज़र, जहाँ आपको सुन के खुशी होगी कि डीडी न्यूज़ जैसे चैनल्स के भी सारा चैनल पैकेजिंग म्यूजिक किसी ज़माने में मेरा हुआ करता था इन माय स्कूल लाइफ। तो आप दूरदर्शन से काफ़ी पहले से जुड़े हैं। बहुत पुराना वास्ता है। और उन दिनों मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था और साथ साथ अलग अलग चैनल्स के लिए म्यूज़िक कंपोज करता था जी। और वाइल्ड लाइफ के तौर पे बचपन से ही मैं सरकारी बाग गणनाओं में भाग लेता था एज अ टाइगर लेपर्ड ट्रैकर। अच्छा। तो ये दोनों पैरेलल ट्रैक्स है तो जो ये चलते रहे। ट्रैकर क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है? ट्रैकर का काम बहुत ही अद्भुत है और निराला है। मुझे लगता है कि आप लोगों के पास जो आंकड़े आते हैं कि हमारे देश में इतने लेपर्ड्स हैं, इतने टाइगर्स हैं, ये आसमान से नहीं टपकते हैं। इसके लिए जो है फील्ड पे लोग काम करते हैं। तो एक निर्धारित वन क्षेत्र आपको दिया जाता है और उस वन क्षेत्र में कितने टाइगर्स लेपर्ड्स ऑपरेट कर रहे हैं ये आपको सुनिश्चित करना पड़ता है। तो इसके लिए तौर तरीके कई हैं और वक्त के साथ ये बदलते भी रहे हैं। जब हमने इसमें छलांग लगाई थी बचपन में, उन दिनों कैमरा ट्रैप्स नहीं हुआ करते थे। तो उन दिनों हम क्या करते थे कि किसी भी, जैसे अगर मेरी पोस्टिंग कभी रणथंभौर में हुआ या पेंच में हुआ या कॉर्बेट में हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो आपको एज ए वॉलंटियर लेते हैं और एक निर्धारित वन क्षेत्र में आपको गश्त लगानी पड़ती है। अच्छा। और एक लठ लेके तो ज़िंदगी भर एक लठ लेके टाइगर देखने की आदत हो गई है। अच्छा। बतेड़े ऐसे इनकाउंटर्स हुए कि टाइगर गुजर रहा है, टाइगर थोड़ा सा डरा देता है, थोड़ा आपको देख के वो ग्राउल करता है। हाँ। और आप योगी बन के अपना लठ लेके खड़े रहते हो तो वो चला जाता है। यही उसकी मानसिकता है। अच्छा। हम सोचते हैं कि बड़ा खूंखार जानवर है और देखते ही लपक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुदरत में जितने भी पावरफुल जानवर हैं उनमें पावर के साथ साथ बहुत ज़्यादा धैर्य और कंट्रोल भी है। तो पावर का मिसयूज़ जो है टाइगर या लेपर्ड या कोई भी बिग कैट कभी करता नहीं है। अगर वो पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर दे इंसान की तरह तो जंगल कुछ ही हफ्तों में खाली हो जाएगा। उसके पास वो काबिलियत है कि वो पूरे जंगल का शिकार कर ले, पर ऐसा करता नहीं है। तो इसलिए मैं भी जिंदा हूँ आपके सामने लठ लेके टाइगर गिनने के बावजूद। तो ऐसे में क्या होता है कि आप देखते हो कि उसके जो पग मार्क है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का कास्ट डाल के पग मार्क का हम कास्ट निकालते हैं। ठीक है। वो नोट करते हैं कि गदली का साइज़ क्या है, उंगलियों का साइज़ क्या है। फिर स्टेप होता है द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट फ्रंट फुट एंड द राइट फ्रंट फुट। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्टेप कहते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट लेफ्ट एंड द रियर लेफ्ट इज कॉल्ड द स्ट्राइड। तो स्टेप एंड स्ट्राइड you measure the gadli, you measure the fingers, and all this statistical data is noted. तो इस पद्धति से एक ही दिक्कत होती थी कि कई बार ओवर काउंटिंग हो जाता है कि टाइगर अगर क्राउच कर रहा है, अगर वो घात लगाए बैठा है, किस तरह की चाल है उसकी, नॉर्मली चल रहा है, भाग रहा है, उसकी चाल की जो वेरिएशंस है उस पे क्या है कि स्टेप और स्ट्राइड वेरी कर सकता है। राइट। तो ये एक संभावना उत्पन्न होती है कि आप एक टाइगर को एक से अधिक बार गिन लो। अब उसको नेगेट करने के लिए हम करते थे समथिंग कॉल्ड द मूनलाइट सेंसस। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मूनलाइट सेंसस मतलब आप पूर्णमासी की रात में, चांदनी रात में, एक पेड़ के ऊपर 4 डंडे लगा के आपको बिठा दिया जाएगा। मचान बना लो। मचान तो बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है। अच्छा। हम जिस तरह के मचान में हम बैठते थे, मेकशिफ्ट सी मचान। हाँ, उसको मचान बोलना भी उचित नहीं है क्योंकि उस पर 4-5 डंडियाँ लगी हैं एक वी ब्रांच में, उसमें आप लंगूर की तरह बैठे हैं घंटों, 24 घंटे।
हाँ 24 घंटे यू हैव टू मेंटेन दैट गेट, और आपको एक वाटर बॉडी के पास बिठा दिया जाएगा। तो 24 घंटे उस जंगल में जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उस पर एक वॉलंटियर बैठता है अच्छा। और नोट करता है कि टाइगर कितने बजे आया, कितने बजे उसने पानी पिया और कितने बजे चला गया। अब अगले दिन ये डेटा जब हम कोलेट करते हैं तब हम ओवर काउंटिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एक ही टाइगर का एक वाटर बॉडी में पानी पीने के बाद उसी दिन बहुत दूर जाके किसी और वाटर बॉडी में पानी पीना जो है उसके चांसेस बहुत कम होते कम हैं। होते हैं जी। तो ये थे पुराने स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो अच्छा हम सर, आप जंगल के बारे में इतना जानते हैं जी। और आपका कहना ये भी है कि अगर आपको जंगल को जानना है तो यू नीड टू बी अ क्रिएचर, यस तो वो अप्रोच क्या है? ये बहुत बड़ी बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू रियली नो द फॉरेस्ट यू हैव टू बी अ क्रीचर नॉट अ ह्यूमन। मतलब जंगल में घुसने से पहले जो अकड़ और जो ईगो ह्यूमंस में होता है कि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, दुनिया पे सिर्फ हमारा हक है, सारे पानी पे सारे रिसोर्सेज पे सिर्फ हमारा हक है, हमने अगर दान दक्षिणा कर दिया तो कोई दूसरा खाएगा, ये जो ईगो है इसको आप साइड में रख के अगर जाते हैं जंगल में, तब जंगल एक किताब की तरह जो है खुलता है और उस किताब को आप पढ़ पाओगे। और अगर अपनी अकड़ में आप जाओगे तो आप जंगल एक ऐसी चीज़ है जो खुलेगा नहीं, जी। वो अपने आप को बंद रखेगा आपके साथ। और आपका कहना ये भी है कि दैट यू इनहेल नेचर एंड एक्सहेल म्यूजिक, और जैसा कि हम आपको जानते भी हैं, आपके इतने फॉलोवर्स भी हैं, तो बचपन से ही आपको चिड़ियों की आवाज़ हो गई या बहते नदी की आवाज़ हो गई, आपको वो सब बहुत पसंद था। तो इस यूनिक स्टाइल का जो आप कंपोज करते हैं, ये जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आया? मुझे लगता है कि एक कंपोज़र एक मीडियम होता है जी। जो यूनिवर्स से साउंड्स को पकड़ के उसको धुनों के रूप में पिरोता है। सो वी आर मीडियम्स बेसिकली। अदरवाइज म्यूज़िक का जो स्रोत है, म्यूज़िक की जो उद्गम स्थल है वो कुदरत है, और कुदरत में हर तरफ म्यूज़िक है, उसको पिरोना हमारा काम है। सो आई इनहेल नेचर एंड एक्सहेल म्यूज़िक। हमने संगीत की बात करी तो मुंबई आपकी कर्म भूमि जरूर है, लेकिन अपने पैशन को परसू करने के लिए आपने उत्तराखंड चुना और कॉर्बेट के पास सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व, जो इंडिया का पहला प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, उसकी स्थापना करी। तो उसमें आपने अपने पूरा जीवन की सारी पूंजी लगा दी। उसका ख्याल आपको कहाँ से आया, इसके बारे में बताएं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बचपन से बाग गणना करता हूँ जी। तो उस दौरान 2008 से 2010 के बीच की बात है, जब उस एरिया में मेरी पोस्टिंग हुई थी। अच्छा। तो कॉर्बेट के बफर जोन में एक गांव की ज़मीन थी जो बंजर ज़मीन थी, मतलब बहुत सालों से कटन स्लैश एग्रीकल्चर कर करके ज़मीन को जला के जो खेती बाड़ी होती है उससे ज़मीन एकदम बंजर बन चुका था। उसमें वीड्स आ गए थे जैसे लैंटेना, और ओरिजिनल जो साल फॉरेस्ट था वो टोटली कट चुका था। लेकिन उसके आसपास का जंगल जो है वो बहुत खूबसूरत जंगल था, उसमें टाइगर लेपर्ड का प्रेजेंस था, और जो लोग थोड़ा बहुत वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे और अपने जानवर को चुगाते थे उनके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि आप टाइगर को ये नहीं समझा सकते कि आप सिर्फ हिरन खाओगे, बकरी नहीं खाओगे। सही बात है। उसी तरह से आप हिरन को ये नहीं समझा सकते कि आप सिर्फ घास खाओगे और धान नहीं खाओगे। कुदरती प्राणी है, खाना खोजना, खाना उसका नेचर है। तो इस तरह से गांव वालों के साथ जो है लोकल वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था। जब मैंने वो ज़मीन देखी और उसकी जियोग्राफिक लोकेशन देखी, एक तरफ नदी बहती है, टाइगर कॉरिडोर तो वो बाय डिफ़ॉल्ट था, क्योंकि टाइगर लेपर्ड उसी को क्रॉस करते हुए पानी पिएगा, हिरन पहाड़ों से नीचे आके खेतों में चुगेगा, तो इसको आप रोक नहीं सकते। तो मुझे लगा कि मुझे हमेशा लगता है कि यूनिवर्स जो है आपको कुछ ना कुछ आसार ऐसे देता रहता है जो हम अपने दौड़ भाग की ज़िंदगी में, खासकर क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है, गूगल पे डिपेंडेंट है, तो यूनिवर्स आपसे क्या बात करता है, आपका अंतर्मन आपसे क्या बात करता है, उसको आप सुन नहीं पाते हो। इतने शोर शराबे में चारों तरफ शोर है। तो यूनिवर्स उस वक्त जब मैंने वो पहाड़ी देखी तो मेरे अंदर एक आवाज़ आई कि मैं क्यों हूँ सृष्टि में, सिर्फ एक फिल्म कंपोज़र और प्लेबैक सिंगर बन के रह जाऊँ, या जो मेरा बचपन से जो रुझान है उस दिशा में कुछ करूँ। तो मैंने इसलिए अपनी पूरी कमाई जो है उसको धीरे धीरे इस ज़मीन पे लगाई, मैंने उसको एक्वायर किया, और फिर उस बंजर ज़मीन को जंगल में परिवर्तित करना, जिसको हम इंग्लिश में आज रीवाइल्ड कहते हैं, रीवाइल्डिंग इज़ प्रीटी लार्ज अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में लोग इस टर्म से इतने वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें फैक्ट्री बनाते हैं या मकान बनाते हैं या फार्म हाउस बनाते हैं। रीवाइल्डिंग का अर्थ ये है कि
जिस स्टेट में वो ज़मीन थी इंसान के आने से पहले, उसको उसी स्टेट में ले जाना और लौटा देना। तो उसी तरह से मैंने वो करीब 4,500 पेड़ लगाए, वाटर बॉडीज़ बनाए, क्योंकि आज के डेट में पानी की भीषण किल्लत है। बिल्कुल। इंडिया हैज़ only 4% of the world's fresh water, 2.5% of the world's land, and more than 20% of the world's human population. माय गॉड। तो इस कगार पे हम हैं कि आज पानी को लेके मारा मारी है। मैंने खुद देखे कि हाथी के बच्चे गर्मी के मौसम में बेहोश हो जाते हैं पानी की किल्लत से। जी। पहाड़ के जो जानवर हैं उनके पास कोई पानी नहीं है, उनको बहुत दूर कोसी नदी तक जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। तो मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके कुछ वाटर बॉडीज़ बनाए और जंगल को जितना हो सका, जो यूज़फुल एंडेमिक ट्रीज़ हैं उस एरिया के, उनको प्लांट किया। ग्रासेस प्लांट किए, क्योंकि ग्रासेस और बांस, बैम्बू का बहुत बड़ा एक रोल रहता है इन रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। राइट। ये करने के पश्चात जो है वो जानवर अपने आप आने शुरू हो गए मेरी ज़मीन पे। वाह। मुझे लगता है कि आप 1% करते हो कुदरत के लिए और 99% कुदरत खुद करती है। तो उसी तरह से 2015 में जो सबसे बड़ा मेरे ऊपर एक, मुझे लगता है एक मिरेकल था नेचर का, कि एक कम्प्लीटली वाइल्ड बाघिन ने, वाइल्ड टाइग्रेस ने आके मेरी ज़मीन के आसपास अपने बच्चे दे दिए। वाओ। वो आपसे फ्रेंडली थी? फ्रेंडली बोलना बाघिन का अपमान होगा लेकिन वो मुझसे वाकिफ़ थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मैं किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग में हूँ बॉम्बे, और वो रिकॉर्डिंग ख़त्म करते करते लेट हो गया। अगले दिन सुबह मैंने फ़्लाइट ली, मैं दिल्ली आया, मम्मी पापा के साथ मैंने लंच किया, उसके बाद मैं गाड़ी लेके निकल गया उत्तराखंड। और जब तक मैं अपनी ज़मीन पे पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी जी। और टिप टिप बारिश हो रही है। ऐसा, ये घटना मुझे एकदम अच्छी तरह से याद है कि एक ऐसी बारिश की रात थी। तो मैंने गाड़ी पैक किया, अपना बैक पैक लिया, और मैं बचपन से ही ट्रैकर हूँ और मुझे चलने की बहुत आदत है। तो अपना बैक पैक लेके जब मैं उस पहाड़ी पे चढ़ रहा था, नदी उफान पे थी, छोटी सी नदी है वो, वर्षा ऋतु में एकदम उफान पाई जाती है। तो एक कमर पानी उसमें था। तो पानी क्रॉस करके जब मैं गया तो मेरे हाथ में टॉर्च था। ऊपर से मैं देखता हूँ कि दो आंखें चमकती हुई अंधेरे में ऊपर से नीचे आ रही है। तो आँखों का रंग देख के और उसकी विड्थ देख के मैं समझ गया कि कौन आ रहा है या आ रही है। और जब मैंने टॉर्च मारा तो मैंने देखा वो एक टाइग्रेस थी। तो शी वॉज कमिंग डाउन द हिल एंड आई वॉज क्लाइंबिंग अप द हिल। ओके। तो हम दोनों रुक गए। उसने मुझे देखा और उसने एक डिटूर ले लिया। उसके बाद मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर चलता गया रास्ते से, पगडंडी से, और पास वाले जंगल में के झुरमुट में से मुझे छप 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 की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मतलब वो नीचे आ रही थी। तो मैं ऐसे ऊपर गया और वो छप छप करते हुए नीचे आई। अच्छा। और एग्जैक्टली यू टर्न लेते हुए वो उसी नदी पे निकल गई। और आपको डर भी नहीं लगा? डर तो बहुत लगा। इतने साल बाद भी, आज भी जब आप एक टाइगर को वाइल्ड में पैदल एनकाउंटर करते हैं, डर तो लगता ही है, क्योंकि 300 kg का जानवर है वो, फुल ऑफ मसल, एंड हर एक उसके पंजों में 4 सर्जिकल ब्लेड्स लगे रहते हैं, जिसको वो अपने इच्छा से निकाल सकती है और घुसा सकती है। सो एवरी paw has 4 3.5 inch nails backed by 50 kgs of muscle, and then he has 3.5 inch canines. तो अगर आप ज़्यादा मस्ती करें तो आपको वो दिखा भी देगी कि मेरे पास क्या है, अस्त्र क्या है मेरे पास। आपने अभी टाइगर की बात की, लेकिन अगर टाइगर से हम एक और बिग कैट चीता पे मैं इसको ख़त्म कर लूँ। इसी बाघिन ने, जिसके साथ ये मेरा एनकाउंटर हुआ था, उसके 2 साल बाद वहाँ बच्चे दिए। अच्छा। तो उसने मुझे स्टडी कर लिया था कि ये पागल यहाँ रहता है और शायद ये जगह मेरे बच्चों के लिए महफूज है। और उसके पश्चात जो है सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व बिकेम वर्ल्ड फेमस, बिकॉज पहली बार किसी वाइल्ड टाइग्रेस ने आके प्राइवेट एस्टेट पे बच्चे दिए। और फिर मुझे जी, अब जाते जाते हम आपसे आपका चीता एंथम सुनना चाहेंगे, जिसके चीते के ऊपर भी आपने काफी काम किया है, और वो एंथम अगर आप हमारे दर्शकों के लिए। तो भारत सरकार के लिए मैंने एंथम बनाया था। और जैसे आप जानते हैं कि चीता दुनिया के सबसे तेज भागने वाला प्राणी है, द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। और आज जो जिस प्रगति की राह पे भारतवर्ष अग्रसर है, वो कंपेरेबल है विद द स्पीड ऑफ द चीता। तो माय सॉन्ग वाज, चीते की रफ्तार भारत की रफ्तार, चले हम बड़े हम, चले हम बड़े हम, चीते की रफ्तार भारत की रफ्तार। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, एक छोटी सी एडवाइस भी आपके जो फैंस आपको आज देख रहे होंगे उनके लिए, एक छोटी सी एडवाइस।
एडवाइस देने के लिए तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पर ये कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में हर 4 दिन में 1 मिलियन लोगों की वृद्धि हो रही है पॉपुलेशन वाइज, और दुनिया में लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड फ्रेश वाटर है, लिमिटेड लैंड है, फर्टिलिटी है। तो ये जो एक अंधा दौड़ है ब्रांड्स के और रिसोर्सेज के पीछे भागने का कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, हर एक इंसान को सब कुछ चाहिए और इतने सारे लोग हैं, तो ये कहना चाहूँगा कि बाकी जो प्राणी हैं इस दुनिया में, चाहे वो टाइगर हो, लेपर्ड हो, हाथी हो या चींटी हो, इन सबको जीने का अधिकार है और हमारे हवा, पानी और खाने पे इन सब का अधिकार है। तो जो खाना आपके प्लेट में आ रहा है, जो पानी आप पी रहे हो, वो किसी और से छीन के आपके पास आ रहा है। ये बात तो हमेशा सभी को एक जिम्मेदारी के रूप में इसको लेना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। और जहाँ पे भी हो सके बाकी जो वन्य जीव हैं जो आज कगार पे जा चुके हैं हमारी वजह से, उनके प्रति एक संवेदना रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। चलिए अभिषेक जी, आप हमारे साथ आए, इतना कुछ साझा किया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद।